नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द वायर पे। और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, जैसे इलेक्शन की आग बढ़ती जा रही है इस देश में, वैसे ही हम पाते हैं कि महंगाई भी लोगों की कमर तोड़ रही है। हमारा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, आटा रोटी दाल नहीं मिल पा रही। ये घर घर की पुकार है, आज घर घर की करार है ये आज, कि हमारे घर में महंगाई हमको खा रही है। लेकिन दोस्तों, ये महंगाई यहाँ तक पहुंची कैसे? इसमें क्या वो मुद्दे हैं जिनके कारण ये महंगाई आगे बढ़ी? क्या हमारी जो कर व्यवस्था है उसका भी क्या इसमें कुछ योगदान है? किस प्रकार से भारत में अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है? और सवाल ये है कि इस इलेक्शन में क्या लोगों ने इस मुद्दे को, इसके बारे में सोचा भी? क्या जो हमारे राजनेता हैं और जो पार्टी के मैनिफेस्टो हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा भी? शायद से थोड़ा कम। लेकिन मोदी जी ने एक बात जरूर कही कि भारत में अगर इलेक्शन वो नहीं जीते तो ऐसी ताकतें आ जाएंगी जो भारत की संपत्ति उठा के दूसरे लोगों को दे देगी। तो ये एक बहुत ही राजनीति की बहुत ही ज्यादा गंभीर उन्होंने जो है एक लालछन लगाया। तो हमने सोचा कि चलिए इस पे और बातचीत कर ले। तो इस बातचीत के लिए हम अपने साथ लाए हैं दो अतिथि। एक एम के वेणु जी, जो द वायर के को फाउंडर हैं, और साथ ही साथ हमारे दूसरे अतिथि अरुण कुमार जी, जो काफी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और इन सारे मुद्दों के बारे में कई समय से शोध कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं। मेरा पहला सवाल होगा एम के वेणु जी आपसे, कि इस राजनीतिक जो बयान दिया है मोदी जी ने, इससे आपको क्या लगता है कि क्या ये मुद्दा असली में क्या है? और ये क्या घी में आग लगाने जैसी बात है कि इस बात में को असली में कोई असलियत है? देखिए, मोदी जी ने कल या परसों एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो संपत्ति को दोबारा से उसको बांटना। रीडिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि कांग्रेस जिसकी बात कर रही है, वो एक अर्बन नक्सल वाली सोच है। तो ये मैं सुन के अचंभा रह गया, क्योंकि क्योंकि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है भाई, इकोनॉमी से आप टैक्स पॉलिसी के जरिए, जिसपे अरुण कुमार जी आपको बताएंगे भी, आप सरकारें पैसा इकट्ठा करती हैं, फिर वेलफेयर प्रोग्राम में डालती हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। यूरोप में इंडिया से ज्यादा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में वेल्थ, अमीरों से पैसा कर के तौर पे, टैक्स के तौर पे इकट्ठा करके गरीबों पे, उनके प्रोग्राम्स पे खर्चा होता है। यहां तक कि अमेरिका, जो कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां भी कई स्टेट्स में इनहेरिटेंस टैक्स है, जिसको लेके मोदी जी ने कांग्रेस पे एक बहुत बड़ा एक चार्ज लगाया कि ये सरकार आएगी तो इनहेरिटेंस टैक्स इम्पोज करेगी। अब जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात जो मोदी ने कही, जो कि बहुत मेरे हिसाब से एक एक इरेस्पॉन्सिबल और एक बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है, कि कांग्रेस पार्टी अगर पावर में आई तो लोगों का पैसा लेके मुसलमानों पे बांटेगी। अब उसके बाद उन्होंने मुसलमान कहना बंद कर दिया है अगले मीटिंग में, मगर ये उन्होंने शुरू में बोला इन्फिल्ट्रेशन, जो लोग घुसपैठी है, घुसपैठियों पे, घुसपैठी है। तो ये अगर सारी अब चीजें मिला के देखो, तो एक वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन पे भी एक बहुत बड़ा एक अर्बन नक्सल का चार्ज लगाया जा रहा है, कि अर्बन नक्सल थॉट है, जब सारी दुनिया में ये हो रहा है। तो मैं ये अब अरुण कुमारी से मैं चाहूंगा कि ये हमें बताएं कि पिछले 10 साल में मोदी जी की जो पॉलिसीज है, टैक्स पॉलिसीज है, उसमें किस तरह का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरह का कर किससे लिया गया है और किसको दिया गया है। क्योंकि जो 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ये साफ दिखता है आंकड़ों के प्रति, कि जो जो निचले हिस्से के जो 70-80% जो पॉपुलेशन है, उनका उनकी उनकी आमदनी तो बिल्कुल बढ़ी नहीं है, उल्टा इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो गिरी है। और यही जो जो निचले जो 80% जो सोसाइटी के लोग हैं, वीकर सेक्शन वर्कर्स जो है, उनकी उनकी वेजेस गिरी है, और इनका खर्चा नहीं चल रहा। तो मोदी जी ने कौन सा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट किया, किससे कर लेके किसको दिया है? तो इसका इसका आकलन होना चाहिए। और उन्होंने उन्होंने मंगलसूत्र और सोने की बात करी, कि सोना कांग्रेस पार्टी लोगों का लेके, जो मिडिल क्लास का अल्पसंख्यकों को उनके बीच में बांट देगी, घुसपैठियों या मुसलमानों। और आरबीआई के आप आंकड़े देखें पिछले 5 साल में, ये, मिडिल क्लास के लोग, वर्किंग क्लास के लोगों ने अपना सोना,
बैंकों में और जगह दे के लोन लिया है, अपना खर्चा पूर्ति करने के लिए गोल्ड को प्लेज किया है, और ये सारा जो गोल्ड जो है गरीबों से कहीं और जा रहा है, जो अमीर है उनमें जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसका आकलन करना जरूरी है मेरे हिसाब से। जी, अरुण कुमार जी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी भी एक बात जोड़ूंगा कि अगर राजनीति को अलग रखा जाए और सच में सिर्फ आंकड़ों की ओर देखा जाए, तो अब क्या पाते हैं कि पिछले 10 सालों में ये जो बदलाव हमने देखा है कि एक तरफ से कहाँ से पूंजी जा रही है और पूंजी कहाँ पहुंच रही है, तो हम क्या पाएंगे आपकी नजर में? थोड़ा इस पे टिप्पणी करें आप। देखिए, हमको अगर ये जो इनइक्वालिटी है, गैर बराबरी है देश में, इसको समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा। पहले आदमी आमदनी कमाता है, कोई काम करता है, उससे आमदनी मिलती है। आमदनी से जो बचत होती है, उस बचत को फिर वो इन्वेस्ट करता है एक रिटर्न के लिए, तो वो उसकी संपत्ति बन जाती है। तो यानी कि जो हमारी जो वेल्थ है वो इनकम से आती है, और जितनी इनकम इनइक्वालिटी होती है उससे ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि गरीब आदमी की बचत नहीं होती है। अगर आप गरीब आदमी को 100 रुपए देंगे तो उसमें से 95 खर्च कर देगा, 5 ही बचाएगा। अगर आप अमीर आदमी को 100 रुपए दे देंगे तो वो 90 बचा लेगा, 10 सिर्फ खर्च करेगा। तो इसलिए जो अमीर आदमी है उसकी वेल्थ तेजी से बढ़ती है। और अभी हमने देखा जो नीतियां हमारे देश में अपनाई गई हैं, तो संगठित क्षेत्र को बहुत फायदा पहुंचाया गया है देश में। असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह पिट गया है, खासकर नोटबंदी के बाद। और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। और अभी ई श्रम पोर्टल आया, ई श्रम पोर्टल में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। तो 30 करोड़ मतलब कि जो उसमें से जो लोगों ने बताया कि 90% करेंगे हम 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। अब जो परिवार के लिए 10,000 रुपए से अगर कम कमा रहा है तो वो कहाँ से बचत करेगा, कितनी बचत कर लेगा। और जो करोड़पति है वो जो बहुत ज्यादा बचत करता है। तो हमारा जो टैक्स का डेटा अभी जो सीबीडीटी ने जो डेटा दिया, उसमें बताया कि 8 साढ़े 8 करोड़ लोग हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं या टीडीएस पे करते हैं, तो एक तरह से टैक्स के डायरेक्ट टैक्स के नेट में हैं। तो वो हमारे 140 करोड़ में से मतलब 6.6% लोग हुए। बाकी तो उस डायरेक्ट टैक्स के नेट से बाहर ही हुए, क्योंकि उनके पास वो आमदनी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ई श्रम पोर्टल में अगर 10,000 रुपए से कम आपकी आमदनी है तो आपकी साल में 1,20,000 हो गई। जबकि आज टैक्स शुरू होता है 7.5 लाख रुपए पे, पिछले साल वो 5 लाख रुपए पे शुरू होता था। तो उनकी आमदनी टैक्सेबल लिमिट से बहुत कम है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा जो अमीर तबका है जो टैक्स नेट में आ रहा है, तो उसमें से सिर्फ करीब 0.7% हैं जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे यहाँ 1.5 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। उसमें भी अगर आप मान लें कि 20 लाख रुपए से जो ज्यादा आमदनी वाले हैं वो इफेक्टिव टैक्स पेयर होंगे, तो वो 0.7% हैं। उसमें भी 0.016% हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी बताते हैं, जो अभी जब टैक्स का डेटा आया 2020-21 का। तो यानी कि 0.016% हैं जो अति अमीर हैं, और 0.7% है जो अमीर हैं। बाकी तो सारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वगैरह हो गया। तो हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब जो क्रेडिट स्विस का डेटा आया था 2018 का, जो कि पैंडेमिक के पहले का था, तो उसमें बताया कि 1% के पास 54% संपत्ति है, और निचला जो 60% है उसके पास सिर्फ 4.5% संपत्ति है। तो वो क्रेडिट स्विस का डेटा भी दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा है। तो ये उन्होंने, क्रेडिट स्विस ने ये भी कहा कि जो भारत की जो इनइक्वालिटी है वेल्थ की, वो करीब करीब दुनिया में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, भारत, इनमें सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी बाकी देशों में कम है। इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी निर्भर करती है कि आपका सिस्टम क्या है, आपका आर्थिक जो जो संरचना है वो किस प्रकार की है। अगर आर्थिक संरचना में आप इक्वालिटी की तरफ जाएंगे तो ज्यादा समाज इक्वल होगा, अगर आप इनइक्वालिटी की तरफ जाएंगे तो ये होगा। तो अब इनइक्वालिटी कहाँ से आ रही है हमारे देश में? वो हमारे टैक्स स्ट्रक्चर से आ रही है, वो हमारे इन्फ्लेशन से आ रही है, वो हमारे जो सरकारी नीतियां हैं उससे आ रही है। तो इस सरकार की जो नीतियां हैं वो कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र बढ़े। तो संगठित क्षेत्र में तो सिर्फ 6% लोग काम करते हैं, और संगठित क्षेत्र जितना बढ़ रहा है उसके उसमें जो असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो जो 94% लोग हैं वो जो उनकी जो बेरोजगारी बढ़ गई, वहां पे जब काम नहीं मिल रहा, वहां पे जब तनख्वाह जो स्टैग्नेट कर रही है, जैसे कि वेणु ने बताया। तो इसलिए जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो स्टैग्नेट कर रहा है, डिक्लाइन पे है। तो वहां पे आमदनी कम हो रही है। जो संगठित क्षेत्र है, जो 6% जहां पे काम करते हैं, वहां पे आमदनी बढ़ रही है। तो उससे हमारी जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, और इसलिए उस संपत्ति में इनइक्वालिटी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही है।
तो कुल मिला के जो हमारी नीतियां हैं उसमें हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं और लेबर इंटेंसिव जहां पे गरीब आदमी काम करता है उसमें जो कटौती है। तो जैसे कि अगर आप बजट को देख लें तो 11.11 लाख करोड़ जो हम जो कैपिटल आइटम में जो डाल रहे हैं इस साल, वो ज्यादातर कहाँ जा रहा है, वो सारा कैपिटल इंटेंसिव, यानी बड़े बड़े रेल फ्रेट कॉरिडोर हो गया, बड़ी बड़ी सड़कें हो गई। पहले इनमें तो सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे, अब बड़ी बड़ी क्रेन और बुलडोजर वगैरह के साथ 10 लोग काम करते दिखते हैं, वहां पे भी रोजगार नहीं पैदा होता। और जो हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है, जो हमारा शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जिसमें रोजगार ज्यादा पैदा होता है, वहीं पे कटौती हो रही है। तो वहां पे कटौती हो रही है जहां पे कि आपको रोजगार मिलेगा, और जहां पे रोजगार नहीं मिलेगा वहां पे आप जो है ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिला के जी मेरा कहना है कि जो सरकार की नीतियां जो हैं, वो नीतियां इस पे जो पीछे लगी हुई हैं कि किस प्रकार से जो हमारे जो इनइक्वालिटी है, जो गैर बराबरी है, वो और बढ़ती चली जाए। जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे आता है, जो आपने, क्योंकि आपने टैक्स स्ट्रक्चर का जिक्र किया और यहाँ पे मोदी सरकार ने खुद एक जीएसटी टैक्स, एक नया टैक्स लाया, उसके साथ में उसमें जो खींचातानी हो रही है वो अलग है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, जो हम में से सब देते हैं, चाहे हम इनकम टैक्स दें या ना दें, लेकिन कई सारे हर वस्तु पे, चाहे वो टूथपेस्ट से लेके टूथब्रश से लेके कोई आपने कोई खाने की वस्तु भी खरीदी, उस पे सब पे इनडायरेक्ट कर लगता है, चाहे आप तेल तेल खरीदें, कुछ भी हो। तो एक प्रकार से हर भारतीय इनडायरेक्ट टैक्स तो देता ही है। क्या ये समझना ठीक होगा कि मोदी सरकार के दौरान ये भारत का जो ये जो वर्ग है, जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है, उस पे ये भार अब बहुत भारी पड़ रहा है? क्या वो सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस आज के काल में दे रहा है? देखिए, हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें जिसको हम बोलते हैं कि हमारे जीडीपी का कितना प्रतिशत टैक्स से आता है, वो अभी करीब 17% करीब है। 11% इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है और 6% डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। तो उसमें भी आप देखें तो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, और जो ट्रांजैक्शन टैक्स है वो तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका एक्साइज ड्यूटी आ गया, जीएसटी आ गया, आपका कस्टम ड्यूटी आ गया। और जैसे आपने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स का भार ज्यादा पड़ता है जो आम आदमी के खर्चे पे, उससे इन्फ्लेशन होता है। तो जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब कि आपकी जेब के ऊपर डाका हो गया, क्योंकि जो वस्तु आपने पिछले महीने 10 रुपए की खरीदी, अब आप 11 रुपए की खरीद रहे हैं, तो आपकी जेब से पैसा 1 रुपया अतिरिक्त निकल गया और वो बिजनेस वाले के पास हाथ में चला गया। तो इन्फ्लेशन का भी मतलब होता है कि जो इनकम है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है गरीब से अमीर के हाथ में। तो अभी जैसे कहा जा रहा है कि जो ये तो रॉबिन हुड होगा, कि हम जो वेल्थ की जो अमीर की लेके और गरीब में बांट देंगे, है ना। उल्टा भी हो रहा है, अभी तो गरीब की जेब से अमीर की जेब में जा रहा है। जो असंगठित क्षेत्र है वो जब गिर रहा है तो संगठित क्षेत्र में जा रहा है। इन्फ्लेशन हो रहा है तो जो गरीब आदमी है उसकी जेब से अमीर की जेब में जा रहा है। और 11% तो इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, 6% ही डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो पड़ता है अमीर आदमी के ऊपर या मिडिल क्लास के ऊपर, तो उनके ऊपर जो है वो भार कम है, और गरीब आदमी के ऊपर जो है भार ज्यादा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जितनी आमदनी ज्यादा है उतना आपका कर का जो रेट है वो ज्यादा होगा, तो टैक्स रेट बढ़ता है। अब ये बात सिर्फ भारत में ही नहीं लागू है। जो अमेरिका में अमीर लोग हैं, जैसे वॉरेन बुफे है, जॉर्ज सोरोज है, और अभी बाइडेन ने भी कहा कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। तो अमेरिका में भी है, भारत में भी हमारे यहाँ जो अमीर आदमी है उसके ऊपर टैक्स बर्डन कम है। बाइडेन ने तो यहाँ तक कहा कि 44 कॉर्पोरेशन जो हैं वो जो टैक्स बिल्कुल नहीं दे रही हैं। तो वो उनका कहना है कि जब वो टीचर के जो टैक्स रेट से भी कम दे रही हैं, जो फायर फाइटर है उसके टैक्स रेट से भी कम दे रही हैं। तो हमारे यहाँ भी जो है, हमारे अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। अब जो संपत्ति का जो बात है, वो जो संपत्ति कर होता है वो आपके जो इनइक्वालिटी को कम करता है, क्योंकि संपत्ति में भी आपकी इनकम है। जब वो आपकी इनकम बढ़ जाती है संपत्ति से, इसको हेग साइमन्स डेफिनेशन बोलते हैं इनकम की, जिसमें कि अगर आपके पास कुछ संपत्ति है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, पर हम दोनों की आमदनी बराबर है, पर आपके पास संपत्ति होने से आपकी एबिलिटी टू पे बढ़ जाती है, तो आपको टैक्स ज्यादा देना चाहिए। तो वेल्थ टैक्स होना चाहिए, पर हमारे देश में वेल्थ टैक्स तो एलिमिनेट कर दिया गया है। तो वेल्थ टैक्स जो होगा तो उससे जो पैसा आएगा उससे फिर आप पब्लिक सर्विसेज दे सकते हैं, शिक्षा में लगा सकते हैं, स्वास्थ्य में लगा सकते हैं। और दूसरा, वेल्थ टैक्स लगाने से क्या है कि काले धन की अर्थव्यवस्था कम हो जाएगी। अभी हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत है, जो ऊपर के जो 1% लोगों में केंद्रित है। तो जो संपत्ति जो असमानता है, जो जैसे क्रेडिट स्विस ने बताया 1% के पास 54% है, मेरा मानना है कि अगर काले धन की अर्थव्यवस्था को जोड़ लें तो 1% के पास करीब 70% जो संपत्ति होगी।
तो वो इनइक्वालिटी उससे और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ जाती है काले धन की अर्थव्यवस्था से, और जो हमारे जो वेल्थ में इनइक्वालिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है इससे। तो अगर हम संपत्ति कर लगाएंगे अपने देश में तो उससे ये इनइक्वालिटी कम होगी। अब इनइक्वालिटी से क्या नुकसान है? इनइक्वालिटी से नुकसान ये है कि जो गरीब आदमी है उसकी परचेजिंग पावर कम रह जाती है। जब परचेजिंग पावर कम रह जाती है तो अर्थव्यवस्था में डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आरबीआई डेटा देता है वो दिखाता है कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70-75% के आसपास है। तो जब वहां पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है तो वो इन्वेस्ट कम करते हैं। तो हम देख रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कम है, तो उससे हमारे ग्रोथ रेट पे असर पड़ जाता है। तो ग्रोथ कम होती है तो उससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो यानी कि जब ये इनइक्वालिटी है उसको कम करने से हमारे यहाँ जो ग्रोथ है वो तेज होगी, हमारे यहाँ जो बराबरी है वो ज्यादा होगी, और इसके सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट होते हैं। और ये बात क्रेडिट स्विस ने भी कहा है। तो उसका क्या सोशल इम्पैक्ट होता है कि आप जो देखते हैं कि जब सोशल डिसकंटेंट बढ़ जाता है, जब इनइक्वालिटी होती है तो एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि अमीर किस प्रकार रह रहा है, मिडिल क्लास किस प्रकार रह रहा है, गरीब किस प्रकार रह रहा है। तो गरीब की जो आत्मा है वो जो कचोटती है, वो कहते हैं कि भाई हमने क्या गलती किया कि हम इस प्रकार से अपने जीवन व्यय कर रहे हैं, कि हम जो बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे ठीक से, उनकी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सोशल इम्पैक्ट होता है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि जो जितना अमीर होता है उसका जी। पॉलिटिकल दखलंदाजी उतना ज्यादा होता है। तो उसका जो ये देखा गया कि जैसे जो अमीर लोग हैं वो जो नीतियां अपने अनुसार बनवा लेते हैं, इलेक्शन में उनका दखल होता है, जो लोग उनके लोग होते हैं वो जो सत्ता में आ जाते हैं। तो इसलिए वेल्थ इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी कम करना बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस समय जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जैसे आपने कहा कि ऊपर के सिर्फ कुछ ही परसेंटेज हैं, दशमलव दशमलव पॉइंट्स में लोग हैं जो अमीर हैं, लेकिन जो बीच के लोग बचे हैं बहुत सारे अधिकांश लोग, वो सबसे ज्यादा भार इस समय उठा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और उसके बाद जी मैं हाँ। वेणु जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी हाँ। तो अगर तो जो हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स इतना नहीं पड़ता जितना कि इनडायरेक्ट टैक्स पड़ता है, क्योंकि आप जो भी चीज खरीदेंगे, आप कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, आप अपना बच्चे का स्कूल बैग खरीदेंगे, आप किताब खरीदेंगे, सब जी पे टैक्स है। तो हो सकता है कि आपका जो मिडिल क्लास है, अब मिडिल क्लास मतलब कि जो 7.5 लाख से समझिए कि ये 20 लाख के बीच में कमा रहा है, 7.5 लाख से तक तो टैक्स ही नहीं है। तो 7.5 लाख से जिसकी कम कम आमदनी है वो तो लोअर मिडिल क्लास में आ गया, और 7.5 लाख से जो 20 लाख के बीच में है, वो मुश्किल से 1.5% लोग होंगे जो देश के। तो उनके ऊपर जो भार है वो इनडायरेक्ट टैक्स का ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स का कम है, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स में तो हो सकता है 7-8-9% पे करते हो, पर इनडायरेक्ट टैक्स में उनके ऊपर 15% का भार पड़ जाता है। तो इसलिए जो अमीर आदमी है वो बंदूक चलाता है मिडिल क्लास के कंधे से, वो कहता है मिडिल क्लास पे भार पड़ेगा, पर मिडिल क्लास और जो अमीर मिला के ज्यादा से 2.5% लोग हैं। तो वो जो गलत वो है, जो एक्चुअल में जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर जो जो भार है वो इनडायरेक्ट टैक्स का है, और उनकी संख्या 7-8% है। तो असली में जो पॉलिटिकली ये जो हमारी पार्टीज को देखना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स कम करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का जो भार है वो बहुत ज्यादा 2-2.5% लोगों के ऊपर पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का भार 97% के ऊपर पड़ता है। जी, यहाँ से मैं वेणु जी आपके पास आना चाहूंगा, और आपका जो लेख था जिसमें आपने ये दर्शाया था कि इस समय सबसे ज्यादा सोना गिरवी रखा जा रहा है, इसके बारे में आपने पहले भी थोड़ा जिक्र किया। और आपने कई सारे इलेक्शन भी देखे हैं, कई सारे आपने इलेक्शन देखे हैं, भारत को देखा है, एक उभरते हुए भारत को देखा है आपने, इसमें आप बड़े हुए हैं। तो ये अभी की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, और मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चाणक्य को भी लाना चाहूंगा, क्योंकि चाणक्य मुझे लगता है कुछ लोगों के बहुत पसंदीदार अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने ये कहा था कि जनता पे हमेशा इतना ज्यादा कर नहीं लगाना चाहिए जिससे कि आवाम या प्रजा जो है बिल्कुल त्राहिमाम त्राहिमाम कर दे। आज ये बात हमें समझ में आ रही है कि चाहे वो जीएसटी का कर हो, चाहे वो आपके तरह तरह का इनकम टैक्स हो, या जिस प्रकार से आपने अरुण कुमार जी ने दर्शाया, ये कर जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और सरकार तरह तरह की ये कर लगाई जा रही है इसमें। तो चाणक्य की अगर बात को हम याद करें तो आप किस प्रकार से देखते हैं इसको, कि क्या ये नीतियां सही हैं, क्या ये नीतियां गलत हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जो बड़े उद्योग है उनके लिए चाणक्य का जो फिलॉसफी है वो बरकरार रखा है। बड़े उद्योगों को कॉर्पोरेट टैक्स, आपको याद होगा 2019 में नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए 15%, एकदम 32% से गिरा के 15% कर दिया नई नए प्रोजेक्ट्स के लिए, जो नए और नए उद्योग और जो लग रहे हैं जी। नए उद्योग लग रहे हैं, और जनरली कंपनीज के लिए 25% टैक्स कम किया।
उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि आपको याद होगा बजट के बाद सबने ये पूछा कि भाई आप बड़े उद्योगों को इतना आप टैक्स बेनिफिट दे रहे हो, ये सोच के कि वो शायद इन्वेस्टमेंट करेंगे वगैरह वगैरह, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था। बाकी मिडिल क्लास को कब मिलेगा, उनको मिडिल क्लास को राहत कब मिलेगा? मिडिल क्लास को कभी राहत मिला नहीं। उस वजह से क्या हुआ, अब देखिए इनके इनके पूरे कार्यकाल में क्या हुआ। जो अरुण कुमार जी बोल रहे हैं, जो बॉटम जो 70-80% है, जो मिडिल क्लास, जो जो मेन डिमांड जनरेट करता है इकोनॉमी में, उन पे इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा भार, और उनको और कोई छूट नहीं। उनकी आमदनी बिल्कुल मारी गई, उनकी सेविंग्स गिरी है, जो मैंने लिखा है। देखिए पिछले ये मोदी साहब के कार्यकाल में हुआ है कि मिडिल क्लास की सेविंग्स, ये आरबीआई ने चिंता व्यक्त की है इसको लेके कि उनका सेविंग्स बिल्कुल गिरा है बुरी तरह। और उन्होंने जो जो छोटे जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गांव में भी लोग किस किस तरह की सेविंग्स करते हैं, थोड़ा सा सोना रखते हैं घर पे, और थोड़ी उनकी जमीन वगैरह होती है। सोने को जिस तरह गिरवी रखा गया है पिछले 5-6 साल में, 6-7 गुना ज्यादा सोना गिरवी रख के लोगों ने कर्ज लिया है अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए। और ये कोविड के बाद, ये खासकर सितंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच में 60% बढ़ोतरी हुई है। लोगों ने जो अपना सोना जो बैंकों में रख के कर्ज लिया है, और उसको रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लिया है। इस पे आरबीआई ने बहुत चिंता व्यक्त की है कि किस तरह जो आम मिडिल क्लास की सेविंग्स गिर रही हैं, और उन आम मिडिल क्लास जो हाउस होल्ड है उनकी उनका डेट बढ़ रहा है, उनकी इंडेटेडनेस जो है वो कब जाके आगे जाके इनको देना पड़ेगा ना वापस पैसे। तो ये आरबीआई ने चिंता व्यक्त किया कि ये आगे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खराब एक ट्रेंड है कि जिस तरह सोना गिरवी रखा जा रहा है। तो मोदी जी सोना गिरवी रखने की बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि लोग, कांग्रेस पार्टी लोगों का सोना लेके मुसलमानों पे बांटेगी। यहाँ तो गरीबों से लेके अमीरों पे सोना बट रहा है। जो जिस तरह सोने का जो ट्रांसफर हो रहा है वो गरीबों से अमीरों पे हो रहा है, और वो सारे हिंदू है ज्यादातर, राइट। सो अब मोदी जी उसको एक एक कम्युनल कलर दे रहे थे, पर मैं आपको एक 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 बेसिक जो अर्थव्यवस्था की जो रियलिटी बता रहा हूँ कि पिछले 10 साल में लोगों की आमदनी, जो नीचे तबके के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, उनकी पूंजी कम हुई है, सेविंग्स कम हुई है। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत है गोल्ड वगैरह, उन्होंने गिरवी रख के लोन लिया है। और महंगाई की मार उन पे बड़ी जबरदस्त है। और जो अरुण जी ने अभी बोला, इन्होंने पिछले 10 साल में पेट्रोल और डीजल वगैरह पे इतना टैक्स, दुनिया में शायद सबसे ज्यादा टैक्स जो इम्पोज किया है। और उससे आप किसी भी, आप उबर ड्राइवर या ओला ड्राइवर से पूछ लीजिए, उसकी आमदनी तो बिल्कुल पिट गई है। वो कह रहा है कि डबल हो गई है गैस प्राइसेस, और आमदनी और इनपुट कॉस्ट वगैरह बढ़ गई है। और उबर से जो उनको इनकम मिलता है या ओला से जो जो शेयर मिलता है वो नहीं बढ़ा ज्यादा। तो ये स्थिति पूरे देश में सबको मालूम है, और सब इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। और आगे जाके मुझे ये लगता है कि, और इसका सबसे बड़ा इसका जो प्रमाण है, जो बंबई के जो रिसर्चर जो है, कंपनी इक्विटी रिसर्चर, वो भी बोलते हैं एक के शेप ग्रोथ है इंडिया का। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे अरुण जी ने बोला, उनको फायदा हुआ है, बड़ी कंपनियों को टैक्स कम हुआ है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और छोटे जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड है, उनकी उनकी पूंजी कम हुई है, उनकी इनकम्स कम हुई। और वो आज की तारीख में त्रस्त है। और जहां जहां इलेक्शन में आप पत्रकार लोग गए हैं, यही बात लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई की मार बहुत जबरदस्त है, घर का खर्चा नहीं चल रहा। आप भी इंद्रशेखर, आप भी ईस्ट यूपी घूम के आए हैं योगेंद्र यादव के साथ। अब सारे यही बात कर रहे थे सारे, कोई राम मंदिर की तो बात नहीं कर रहा था। तो ये जो है, ये इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये कह देना कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की कांग्रेस आएगी तो पैसा उठा के कोई अर्बन नक्सल टाइप रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ले आएगी, इसका तो कोई कोई तथ्य नहीं है। तो इसमें ये कहाँ से ये आर्गुमेंट आ रहा है, अर्बन नक्सल कहाँ से, रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, एक रैशनल पॉलिसी अर्बन नक्सल पॉलिसी कैसे बन जाएगी, ये तो भाई मोदी जी को ही पता है। क्योंकि वही एक ये नई नई थेरियां आजकल पब्लिक मीटिंग में अपना दे रहे हैं लोगों को।
अब लोग कितना मैं मानता हूँ कि लोग समझते हैं उनके साथ क्या हुआ है। वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उनका, वो भूलेंगे नहीं। और ये मोदी जी की जो बहकी बहकी बातें हैं उससे तो वो कन्विंस नहीं होंगे मेरे हिसाब से। जी, एक कहावत है हमारे इलाके में, जैसे कि खाली पेट भजन नहीं होता। और मुझे लगता है कि शायद से हमारा देश भी अब उसी स्थिति पे आ रहा है। और अरुण जी, मैं आपसे दो और मोदी जी के, अगर आप पिछले वाले सवाल में भी टिप्पणी करना चाहें चाणक्य की बात पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मेरे पास दो और बड़े सीधे सवाल हैं। पहला ये कि अगर हम नोटबंदी के बारे में देखें, और आपने भी कई सारे लेख लिखे हैं उसके बारे में, नोटबंदी, जीएसटी और आज का ये जो महंगाई का चलन है, मेरे हिसाब से ये तीन एक बहुत ही गंभीर अर्थशास्त्रिक गलतियां थी मोदी सरकार की, जिनके कारण पूरे देश को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, अगर इन तीनों को साथ में देखा जाए, और कहीं ना कहीं तीनों में कोई जुड़ाव भी है। तो ये एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि आप ये जो तीन हादसे हुए इस देश के साथ में, इनको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये जुड़े हुए हैं? और क्या ये श्रृंखला खत्म हुई कि अभी तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है? ये बताएं। देखिए, जैसे कि वेणु ने कहा कि हमारा संघर्ष रेट तो बढ़ रहा है और असंघर्ष रेट गिरावट पे है। इसका एविडेंस काफी हमारे सामने है। जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर से है, लेदर गुड सेक्टर से है, फिर एफएमसीजी सेक्टर से है, लगेज इंडस्ट्री से है, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री से है, और सबसे ज्यादा हमें ट्रेड सेक्टर में दिख रहा है अपने नेबरहुड में, कि जो बगल की दुकानें हैं वहां पे काम कम हो गया है क्योंकि अब ई कॉमर्स से लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आगे बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। इससे गैर बराबरी और ज्यादा बढ़ रही है। तो जो मैं कहना चाह रहा था पहले भी, कि जो गैर बराबरी होती है वो सिस्टम के ऊपर निर्भर करती है, हमारा सिस्टम किस प्रकार का है, वो कितना गैर बराबरी कर रहा है। और इसमें जो आपने नोटबंदी गिनाया, जीएसटी गिनाया, फिर अगले साल एनबीएफसी क्राइसिस आया, तो 2016 में नोटबंदी आया, 2017 में जीएसटी आया, फिर जो एनबीएफसी क्राइसिस आया, और फिर पैंडेमिक आ गया 2020 में। तो असंगठित क्षेत्र को चार बड़े झटके लगे हैं, क्योंकि ये चारों जो चीजें हुई उन्होंने जो झटका दिया असंगठित क्षेत्र को, वो गिरावट पे आया। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारी जो बढ़त होनी चाहिए थी असंगठित क्षेत्र में, वो गिरावट हुई बढ़त की जगह। इसलिए मैं बार बार ये लिख रहा हूं कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 7% नहीं है, वो 2% के करीब है। 7% जो ग्रोथ है वो तो सिर्फ संगठित क्षेत्र की है, और वो 55% पे लागू होती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है जो 31% है, उसमें अगर 5% की गिरावट भी है, तो फिर इस समय हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो है 2% से कम है। इसका मतलब है कि जो हमारी बढ़त होनी चाहिए थी असंगठित क्षेत्र में वो नहीं हुई। उनको मेरा मानना है जो नोटबंदी के समय से 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हुआ है। तो आप देखें तो ये 7-8 साल में उनका कम से कम 80-90 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उनको लाभार्थी की तरह पे ज्यादा से ज्यादा 25-30 लाख करोड़ रुपए मिला है। तो कुल मिला के जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसको नुकसान हुआ है ये सारी नीतियों से, जिनको मैं बोलता हूँ पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस है। और ये जो एक गलत नीति कि हम जो संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, असंगठित क्षेत्र को गिराएंगे डिजिटाइजेशन करके, जीएसटी करके, ये गलत नीतियां हैं। क्योंकि हमारे देश में जीएसटी उस तरह से कामयाब नहीं हो सकता जैसे फ्रांस में। तो लोग कहते हैं फ्रांस में जीएसटी आ गया था 1954 में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता? 160 देशों में है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता? पर किसी भी और देश में इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र नहीं है जितना कि हमारे देश में है। असंगठित क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए आपने देखा पैंडेमिक के दौरान और किसी देश में इतना बड़ा पलायन नहीं हो गया। लाखों करोड़ लोग जो शहर से गांव में पलायन करने लगे, इतनी भरी धूप में बच्चों को लिए लगेज उठाए पैदल चलने को तैयार। तो ये दिखा रहा है जो हमारे जो गरीब आदमी है उसका क्राइसिस बहुत जबरदस्त है। उसके पास जो सेविंग नहीं है जिससे कि वो अपना कर पाए, बचत कर पाए। और जब उस समय अजीम प्रेम जी की भी स्टडी आई थी जब पैंडेमिक हुआ था, तो 80% जो वर्कर है उन्होंने कहा कि हमारे पास एक हफ्ते से ज्यादा हम नहीं काम चला सकते, काम अगर हमारी आमदनी बंद हो गई तो हम नहीं कर सकते। ये दिखा रहा है कि जो हमारा गरीब है वो अति गरीब है, और ये सिस्टम की वजह से है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा सिस्टम है वो इस पे ब्लेम है, और अगर हम सिस्टम को बदलेंगे तो ये इसमें बदलाव आएगा। ये नहीं कि ये कोई नेचर गिवन है या गॉड गिवन है कि ऐसे गैर बराबरी होनी चाहिए। बाकी देशों में क्यों और कम गैर बराबरी है? क्योंकि उनके सिस्टम में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब पे तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ 6% जीडीपी का जो शिक्षा पे, पब्लिक एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, हमने 4% से ज्यादा नहीं किया। स्वास्थ्य पे 3% जीडीपी का पब्लिक हेल्थ पे होना चाहिए, हमने 1.3% से ज्यादा नहीं खर्च किया। तो अगर हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्च ज्यादा करेंगे तो लोग प्रोडक्टिव होंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी। जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तो गैर बराबरी कम होगी। तो इसलिए जो हमारी नीतियां हैं जो अभी संगठित क्षेत्र को बढ़ावा दे रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही हैं,
जैसे कि वेणु ने बताया कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत तेजी से काटा 2019 में, परंतु उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। हमारा रेट ऑफ ग्रोथ पैंडेमिक के पहले ही गिर गया था। 8 क्वार्टर 2017-18 क्वार्टर 4 में 8% था, ऑफिशियली वो 3.1% हो गया था पैंडेमिक के पहले, और पैंडेमिक में तो फिर रिसेशन आ गया था। पर अगर इसको हम करेक्ट करें कि ये सिर्फ संघर्ष क्षेत्र का रेट ऑफ ग्रोथ था, तो जो 3.1% है वो -1% रहा होगा। तो पैंडेमिक के पहले ही हमारे यहाँ रिसेशन आ गया था, और इससे फिर गैर बराबरी और बढ़ जाती है, क्योंकि असली में असर उसका तो असंगठित क्षेत्र पे पड़ा, संगठित क्षेत्र पे तो इतना असर पड़ा नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम अपनी नीतियां सही कर दें, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, असंगठित क्षेत्र के लिए, माइक्रो सेक्टर के लिए, कृषि के लिए, इनकी तरफ नीतियां अपनी मोड़ दें, तो फिर हमारे देश में गैर बराबरी कम होगी, और उससे फिर देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा सुदृढ़ होगी, गरीबी कम होगी, और जो उसका पॉलिटिकल और सोशल असर है वो भी फिर जो है सही ढंग में आने लगेगा। मैं इंद्रशेखर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो जो मोदी जी जो जो ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि ये अर्बन नक्सल वाली सोच है कि संपत्ति जब्त करके अमीरों का संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांटा जाएगा, तो वो इशारा कर रहे हैं जो वामपंथी जो पॉलिसीज जो रेवोल्यूशन में हुआ करता था, जैसे जैसे माओवादी या या फिर माओवादी, जैसे बोल्शेविक। चाइना में हुआ या रशिया में जी। हुआ जी। 1917 का रेवोल्यूशन, जो जहाँ पे भाई फ्यूडल जो कुलक थे उनके जो सारे जो उनके जमीनें जब्त करके बांटी गई। अच्छा, उस वो मोदी जी उस वाले उदाहरण को लेकर डरा रहे हैं लोगों को, जबकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में इस तरह का कोई कोई रेवोल्यूशन तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वायलेंट रेवोल्यूशन जहां पे लोगों की संपत्ति जब्त करके बांटी जा रही है। डेमोक्रेसी के अंदर के तहत जो इंस्ट्रूमेंट्स है, टैक्स पॉलिसी, जैसे आपको अभी अरुण कुमार जी ने बताया, एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक पॉलिसी हो सकती है, और डेमोक्रेसी के तहत वो सबके कंसेंट के थ्रू पार्लियामेंट में पास होके, बजट पार्लियामेंट पास होता है तो उसके थ्रू हो सकता है। हालांकि मोदी जी, मैं ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मोदी जी ने एक बार ही ट्राई किया कि कोशिश ये करी कि किसी तरह बिना पार्लियामेंट के कंसेंट लिए, बिना आरबीआई को बताए हुए, कि उन्होंने ये दावा किया कि अमीरों का की संपत्ति जब्त करके मैं गरीबों में बांटने जा रहा हूं। वो था नोटबंदी। और हुआ क्या, उल्टा हुआ। दावा इनका ये था कि नोटबंदी में जो अमीर आदमी है, जिसके पास ब्लैक मनी है, वो फंस जाएगा, और और उससे हम 4.5 लाख करोड़ उससे हम कमाएंगे टैक्स। जो उनका इनका ये शुरू में दावा था कि जो नोट वापस जो नहीं आएंगे वो 4.5-5 लाख करोड़ होगा, डर के मारे जो अमीर है वो वापस नहीं लाएगा नोट, और वो 4.5-5 लोग हम गरीबों में बांटेंगे। आपने क्या देखा, सारा पैसा वापस आ गया। अमीर तो अपने सारा पैसा ले गया, और बेचारा गरीब उसकी आमदनी मारी गई। और उसके बाद वो अभी तक, उसके बाद वो उस डिमोनेट नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोविड, ये तीन जो जो इवेंट्स हैं, इनकी मार जो गरीबों पे लगी है, जो कहता निचले जो 60-70%, वो उससे इंदुशेखर ना अभी तक रिकवर नहीं किया है। और के शेप ग्रोथ वही है कि एक अमीर ऊपर, के का क्या है, ऊपर एक डंडी जाति जो अमीर जो ठीक ठाक काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और नीचे वाली सारे जो 60-70% हमारी आबादी है वो नीचे तबके की है। इसीलिए मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना मुहैया कराने की जरूरत पड़ी है। मोदी जी का शुरू में स्लोगन मुझे अभी भी याद है। इन्होंने मनरेगा को गाली दी कि ये कांग्रेस की जो फेलियर का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। और उसके बाद मनरेगा, मोदी जी को बाद में मनरेगा पे और एलिगेशन बढ़ानी पड़ी, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब काम नहीं करी तो मनरेगा बढ़ानी पड़ी। और इन्होंने ये भी दावा किया था कि वो अर्थव्यवस्था ऐसी बनाएंगे जिसमें लोग 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 डोल बना रहे हैं, मतलब जो अपनी कमाई से पैसा कमाएं और खर्च करें, और सरकार पे, जैसे कांग्रेस के टाइम पे हुआ करता था, कहते थे कि उस पर ना डिपेंड करें, हैंडआउट पे। तो सबसे ज्यादा हैंडआउट तो मोदी जी के 10 साल में हुआ है। तो सारे जो इनके दावे थे उसका उल्टा हुआ। और ये दर्शाता है कि इनकी आर्थिक जो नीति क्या थी, और किस किस दिशा में इन्होंने वायदा किया था और किस दिशा में गई है। तो देखिए, ये थी दोस्तों आप दोनों की बातें। मैं जाते थे एक बात ये जरूर कहूंगा कि नेताओं का काम है वादा करना। एक वादा देश के साथ ये भी कुछ लोगों ने किया था कि हम सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। अभी 10 साल होने को आए, अभी तक वो 15 लाख रुपए शायद से कुछ लोगों के अकाउंट में आए होंगे।
तो दोस्तों, हमारे देश की परिस्थितियां और अर्थव्यवस्था समझने के लिए हम अरुण कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मीनू जी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन असली में शायद से अपने दिल में हम ये बात खुद ही जानते हैं, हम सब लोग जो ये शो देख रहे हैं और जो ये शो नहीं भी देख रहे हैं, कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंची है, ये महंगाई कहाँ पहुंची है, और क्या देश ने टीवी पे तो उन्नति कर ली, लेकिन क्या हमारे घरों में, क्या हमारे बटुओं में उन्नति की? ये सवाल का उत्तर आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कार्यक्रम खत्म होता है, लेकिन आप द वायर देखते रहिए, हम आपके लिए और चर्चाएं जल्द ला रहे हैं। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।